सर हम क्वेश्चन कर रहे हैं, सारे जरा अटेंशन देना ढंग से। हाँ, तो मैं कह रहा था, जीवन स्टील लिमिटेड, जीवन स्टील लिमिटेड ये कोई कंपनी है, इज कंसिडरिंग टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स। इसका मतलब होता है दो मशीन्स खरीदने का सोच रही हैं ये। एक तरफ आपकी है इधर मशीन 1 और इसको मान लो आप मशीन 2, दो मशीनें हैं। अभी मैं ये नहीं कह सकता कि मैं कौन सी मशीन खरीदूं, क्योंकि लास्ट में इन्होंने बोला भी है, अगर आप ये पढ़ो लास्ट में, ये देखो, विच प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड एंड वाई। कौन से प्रोजेक्ट को हम सेलेक्ट करें, यानी हमारे पास मशीन 1 भी है, मशीन 2 भी है, मैं मशीन 1 खरीदूं या मशीन 2 खरीदूं, मुझे ये पता लगाना है इस क्वेश्चन में। फिलहाल अभी आगे देखें, बोथ द मशीनरीज बोथ रिक्वायर इनिशियल कैश आउटफ्लो। कैश आउटफ्लो का मतलब ये हो गया कि ये दोनों मशीनें जो है, ईच लिखा है आगे, ईच, ये दोनों मशीनें 10-10 हजार रुपए की हैं और दोनों की जो लाइफ है ना, लाइफ वो है 5 ईयर्स। ठीक है जी, वो आपको याद है, मैंने आपको फॉर्मूला सिखाया था कल पीवी रेशो का। पीवी रेशो का क्या फॉर्मूला है, पीवी रेशो नहीं सॉरी, प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला है 1/1 प्लस आर। ये आर क्या होता है, रेट। इस रेट को क्या क्या बोलते हैं, इस रेट के बड़े सारे नाम होते हैं। इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग रेट, इसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इसको बोलते हैं रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। ये 4-5 नाम है इसके। और यहां पर भी ये आ गया, द कंपनीज रेट ऑफ रिटर्न, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। और टैक्स कितना दे रखा है, 50% का टैक्स है। प्रोजेक्ट विल बी डेप्रिशिएटेड ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस। आपको पता होगा डेप्रिसिएशन के दो मेथड होते हैं ना, WDV और SLM। ये SLM वाला है, स्ट्रेट लाइन मेथड। कह रहे हैं द प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन, यानी दोनों मशीनों का आर एज फॉलो। ये मशीन 1 का प्रॉफिट बिफोर टैक्स दे रखा है, ये दे रखा है मशीन 2 का। और हमें क्वेश्चन में मांगा क्या है, नेट प्रेजेंट वैल्यू, और ये ऑफ नहीं, ये एंड है, एंड प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स फॉर ईच प्रोजेक्ट। ठीक है, अब ना पता क्या, ये जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं ना, इस क्वेश्चन को हमें पहले प्रॉपर नोट करना चाहिए अच्छे से ना। हाँ जी, जरा देखें तो, एक तो मेरे पास है इस क्वेश्चन में मशीन 1 भी है और मशीन 2 भी है, मतलब दो मशीनें हैं इस क्वेश्चन में हमारे पास। और दोनों मशीनों की कॉस्ट कितनी है, दोनों मशीनें 10-10 हजार रुपये की हैं। ठीक है, मतलब दोनों मशीनें 10-10 हजार रुपये की हैं। और वो दे रखा था कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल दे रखा था एट द रेट 10%। ठीक है जी, ये देख लो ना, ये दे रखा ना 10%। और पे टैक्स, टैक्स कितना है, 50% का टैक्स है, यानी कॉर्पोरेट इनकम टैक्स वो दे रखा है 50%। उसके बाद प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स दे रखा है, यानी ये चीज मुझे दे रखी है अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स दोनों का दे रखा है। मशीन 1 का दे रखा है 4,000, 4,000, 4,000, 4,000, मतलब ये कहना चाहते हैं 5 साल लगातार ये मशीन सेम पैसे कमा रही है, 4-4 हजार रुपये। और मशीन 2 कितना कमा रही है, पहले कमा रही है 6,000, फिर कमाया है 3,000, फिर कमाया है 2,000, फिर कमाया है 5,000 और फिर दोबारा कमाया है 5,000। और फिर लास्ट में बोला है कैलकुलेट नेट प्रेजेंट वैल्यू एंड प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ऑफ ईच प्रोजेक्ट एंड विच प्रोजेक्ट should be accepted
एंड वाई। सर ऐसी वैरायटी के क्वेश्चन पेपर में 15 नंबर के आ रहे हैं। अब सर इस क्वेश्चन में देख लो, दो मशीनें हैं, मशीन 1 भी है, मशीन 2 भी है। अब मुझे ऐसे थोड़ा ना पता कि कौन सी मशीन बेटर है, सॉल्व तो करना पड़ेगा सारा का सारा। लेकिन आप एक चीज़ नोटिस करो, एक मशीन ऐसी है जिसकी सारी अर्निंग बराबर है, 4000 4000 4000 4000 4000, और एक मशीन 2 है जिसकी सारी अर्निंग अलग अलग है, 6000 3000 2000 5000 5000। अगर बराबर अर्निंग वाला क्वेश्चन होगा तो कैसे करेंगे, और अलग अलग अर्निंग वाला क्वेश्चन होगा तो कैसे करेंगे? तो थोड़ा शॉर्टकट टाइप होता है, पहले वो देख लेते हैं। पहले अलग अलग वाला कर लेते हैं, पहले मशीन 2 को सॉल्व करते हैं। पहले हम सॉल्व कर रहे हैं मशीन सेकंड। सर एक ना स्टेटमेंट बनानी है आपको पहले तो। पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल, पांचवा साल, 5 साल का प्रोजेक्ट है ये। ऊपर लिखना है आपने स्टेटमेंट शोइंग कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, CFAT, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, CFAT। सबसे पहले यहां लिखो ऐसे, अर्निंग बिफोर डेप्रीसिएशन एंड टैक्स, फिर इसमें से माइनस कराओ डेप्रीसिएशन, फिर आएगा अर्निंग बिफोर टैक्स, अर्निंग बिफोर टैक्स, फिर इसमें से माइनस करवाओ टैक्स जो कि है एट द रेट इस क्वेश्चन का 50%, फिर आपका आंसर आएगा अर्निंग आफ्टर टैक्स, फिर जो डेप्रिसिएशन आपने माइनस करवाया था वो दोबारा से क्या हो जाएगा, एड बैक, और फिर आपका लास्ट में आंसर आएगा कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। लेकिन आखिरी साल का जो CFAT होता है वो थोड़ा सा अलग होता है, उसमें 3 चीज़ें जुड़ती हैं, रिलीज ऑफ वर्किंग कैपिटल, फिर टैक्स सेविंग ऑन लॉस ऑन सेल। इसका फॉर्मूला क्या सिखाया आपको मैंने, एस्टिमेटेड सेल्वेज वैल्यू माइनस कैश सेल्वेज वैल्यू मल्टीप्लाई में परसेंटेज ऑफ टैक्स, और फिर लास्ट कैश सेल्वेज वैल्यू। ये सब कुछ करके निकलेगा कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, CFAT ब्रैकेट में लास्ट ईयर का। अच्छा सर, आपको याद है मैंने आपको अपनी पुरानी वीडियो में बताया था कि डेप्रिसिएशन माइनस क्यों करते हैं? सर डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं टैक्स सेविंग के लिए। वाई टैक्स सेविंग के लिए? देखो मैंने आपको बताया था, हमारी जो भी अर्निंग होती है, अगर हम उस अर्निंग में से डेप्रिसिएशन जैसे खर्चे माइनस करेंगे तो हमारी अर्निंग कम हो जाएगी। अर्निंग कम होगी तो टैक्स भी हमारा बचेगा। हम अपने एक्सपेंसेस को बढ़ाते हैं ताकि प्रॉफिट हमारे कम हो जाए, प्रॉफिट कम होगा, टैक्स में सेविंग होगी। तो डेप्रिसिएशन यहाँ माइनस क्यों हो रहा है? ताकि अर्निंग हमारी क्या हो जाए, कम हो जाए, और फिर कम अर्निंग के ऊपर टैक्स लगेगा तो टैक्स भी क्या, कम लगेगा। फिर दोबारा ही डेप्रिसिएशन बाद में फिर प्लस क्यों किया था? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, हम कैश फ्लो सॉल्व कर रहे हैं, कैश फ्लो, और कैश फ्लो कर रहे हैं तो डेप्रिसिएशन तो नॉन कैश एक्सपेंस है। तो पहले माइनस करवाया था ताकि अर्निंग कम हो जाए, टैक्स में बचत हो जाए, फिर दोबारा डेप्रिसिएशन प्लस क्यों करा है? क्योंकि डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश खर्चा है, उससे कैश नहीं उससे कैश कम नहीं होता, इसलिए इसको दोबारा हम ऐड बैक कर रहे हैं। और इसको ऐड करके क्या आ जाएगा, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, CFAT आ गया। और मैंने आपको कल बताया था
पुरानी वीडियोस अगर आपने देखी हो तो आखिरी साल का जो CFAT होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। आखिरी साल के CFAT में वर्किंग कैपिटल का पैसा भी आता है, टैक्स सेविंग ऑन लॉस ऑन सेल भी आता है। सर टैक्स सेविंग ऑन लॉस ऑन सेल मैंने कल बताया भी था आपको पुरानी वीडियो में, फिर से देखना आप। क्या एस्टिमेटेड सैलवेज वैल्यू याद है आपको? मैंने सोचा था कि 2 लाख मिलेगा, बट रियलिटी में 1,80,000 मिल रहा था, 20,000 का लॉस हो रहा था। उस लॉस के ऊपर 20% का हमने टैक्स सेव कर लिया था, वो भी एक कैश इनफ्लो ही है। और उसके बाद कैश सैलवेज वैल्यू कौन सी होती है? सर हम आखिरी साल मशीन के थ्रू तो कमाते ही हैं, लेकिन मशीन को बेचने के बाद जो कबाड़ी से हमें एग्जैक्टली पैसे मिलते हैं वो भी तो हमने आखिरी साल में कमाए हैं, तो वो भी प्लस होते हैं कैश सैलवेज वैल्यू। तो आखिरी साल का जो CFAT होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। अच्छा, और ये जो डेप्रीसिएशन है ना सर, इसको भी निकालने का फॉर्मूला होता है। डेप्रीसिएशन को निकालने का फॉर्मूला ओरिजिनल वैल्यू माइनस एस्टिमेटेड सैलवेज वैल्यू अपॉन में एस्टिमेटेड लाइफ। लो जी, आओ जी जरा क्वेश्चन देखें। अब हम पहले मशीन 2 सॉल्व कर रहे हैं, तो मशीन 2 की सारी अर्निंग देखो सर। 6,000, 3,000, 2,000, 5,000, 5,000। आओ फटाफट लिख दो सर। 6,000, 3,000, 2,000, 5,000, 5,000। लो जी, अर्निंग होगी 6, 3, 2, 5, 5। 6, 3, 2, 5, 5। अर्निंग्स हो गई। अब चाहिए डेप्रीसिएशन। सर डेप्रीसिएशन मशीन की ओरिजिनल वैल्यू कितनी दे रखी है? सर 10,000 मशीन की ओरिजिनल वैल्यू है। और प्रोजेक्ट की लाइफ कितनी है? सर 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। 5 ईयर मशीन की लाइफ है और मशीन खुद 10,000 की है। एस्टिमेटेड लाइफ के बारे में क्वेश्चन में दूर दूर तक इन्फॉर्म नहीं किया, तो आप क्या मानने वाले हो? 0। तो मशीन की ओरिजिनल वैल्यू कितनी है? 10,000। और एस्टिमेटेड लाइफ कितनी है? सॉरी, एस्टिमेटेड वैल्यू क्या है? 0। और लाइफ कितनी थी? 5 ईयर। ऐसे करके 10,000 अपॉन 5 कितना आ गया? 2,000। यही 2,000 का डेप्रीसिएशन है जो यहां पर आ रहा है हर जगह। 2,000, 2,000, 2,000, 2,000, 2,000। ये हमारा आ गया एक्सपेंस। एक्सपेंस दिखाकर हमने अपना प्रॉफिट क्या कर दिया? कम, ताकि टैक्स में क्या मिल जाए हमको? सेविंग। अब हमारी प्रॉफिट क्या मानी जाएगी? 4,000, 1,000, 1,000, 3,000, 3,000। अब लगाओ टैक्स। सर टैक्स कितना लग रहा है हमारा? सर 50% का टैक्स है। इन सब का 50-50% निकाल दो। 4,000 का 50% 2,000। अगली बारी 500, फिर अगला 500, फिर 3,000 का 50% 1,500, फिर 3,000 का 50% 1,500। ये लो जी सर, 4,000 में से 2,000 जाएगा, कितना बच जाएगा? 2,000, फिर 500, फिर 500, फिर 1,500, फिर 1,500। फिर जो आपने डेप्रीसिएशन यहाँ माइनस करवाया है वही सेम डेप्रीसिएशन आगे नीचे क्या हो जाएगा? एड बैक 2,000, 2,000, 2,000, 2,000, 2,000। ये लो जी, सारे जोड़ दिए। ये आपका आएगा पहले 4,000, फिर आएगा 2,500, फिर आएगा 2,500, फिर आएगा 3,500, फिर आएगा 3,500। ये मैंने क्या निकाल लिया? अपने कैश फ्लो आफ्टर टैक्स CFAT निकाल लिए। लेकिन मैंने आपको कई बार बताया सर, आखिरी साल का जो CFAT होता है वो सेम नहीं होता, वो अलग होता है। अब आखिरी साल का CFAT में हमको वर्किंग कैपिटल चाहिए। सर मैंने ना ये सारा क्वेश्चन आपके सामने अच्छे से पढ़ के लिखा था। इस क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल के बारे में कोई जिक्र नहीं किया, तो आप क्या मानने वाले हो? 0। अच्छा, इस क्वेश्चन में एस्टिमेटेड सैलवेज वैल्यू नहीं दी हुई थी, तो मैंने क्या मान ली? 0। कैश सैलवेज वैल्यू नहीं दिया था, क्या मान लूं? 0। तो माइंड सेट करो अपने, क्वेश्चन को करने का एक्सपीरियंस लो। अगर क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल की स्पेलिंग नहीं लिखी तो 0 मान लो। एस्टिमेटेड सैलवेज वैल्यू नहीं दे रखा तो 0 मान लो। कैश सैलवेज नहीं दे रखा तो 0 मान लो। हमें एस्टिमेटेड और कैश सैलवेज चाहिए होता है। आप देखो आखिरी साल की अर्निंग में टैक्स सेविंग का फॉर्मूला क्या है?
याद करो, मैंने जब आपको पहली वीडियो में क्वेश्चन करवाया था, मैंने क्या प्लान किया था कि मेरी मशीन आज से 5 साल बाद कितने की बिकेगी? 2 लाख की मैंने सोचा था, लेकिन रियलिटी में कितने की बिकी थी? 1,80,000 की। जो रियलिटी में बिक रही थी उसको क्या बोलते हैं? कैश सैल्वेज वैल्यू। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको कैश सैल्वेज वैल्यू दिया ही नहीं है, एस्टिमेटेड सैल्वेज वैल्यू दिया ही नहीं है। नहीं दिया तो हम क्या मानने वाले हैं? सर आप लिख दो यहां पे 0 0 0 माइनस 0, आगे टैक्स सेविंग भी परसेंटेज क्या हो जाएगी? 0, यानी ये चीज नहीं है। उसके ऊपर वर्किंग कैपिटल के बारे में भी कुछ नहीं बताया हुआ, और कैश सैल्वेज वैल्यू वो तो वैसे ही नहीं बताया हुआ। तो जो नहीं बताया हुआ वो हाइफन। बेशक पेपर में आपको ये चीजें ना दी हो, लेकिन आप अपना फॉर्मेट हमेशा पूरा लिखो। प्रेजेंटेशन काम करने का ऐसे ही रखो, सेम लिखो ऐसे जैसे मैंने लिखा है, बाद में आप हाइफन लगा दो, नहीं तो ना सही। और फिर ये सब कुछ करने के बाद आखिरी साल का CFAT आ गया 3500। लो जी, पहले साल का CFAT 4000, फिर 2500, फिर 2500, फिर 3500 और आखिरी साल का 3500। अब ये जो मैंने स्टेटमेंट आपके आगे बनाई है ना, स्टेटमेंट शोइंग CFAT, ये बनाने के बाद जो अब ये 4000, 2500, 2500, 3500, 3500 निकला है, वो अब आपको नीचे आना है लिखने के लिए। ऐसे लिखो, ऐसे पहले ईयर्स, फिर लिखो CFAT, फिर लिखो PVF एट द रेट 10%, फिर लिखो PV, फिर करो उसका क्यूमुलेटिव PV, और फिर उसके बाद दोबारा से CFAT, फिर दोबारा से क्यूमुलेटिव CFAT। सर ईयर 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल का प्रोजेक्ट है। पहले साल का CFAT 4000, फिर 2500, फिर 2500, फिर 3500, फिर 3500। मतलब आप ये देख लो, ये जो स्टेटमेंट आपने बनाई है ना, स्टेटमेंट शोइंग CFAT, ये इसीलिए बनाई थी ताकि आपको ये CFAT मिल जाए। कौन से? ये वाले, ये CFAT आपको मिल जाएं। और आखिरी साल का ये, जब ये सारे येलो 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 मिल जाते हैं, तब ये 4000, 2500, 2500, 3500, 3500 को उठा के ऐसे नीचे लिखना है। और PVF की फुल फॉर्म मैंने बताई थी, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट 10%। ये 10% क्यों ले रहे हैं सर? क्योंकि क्वेश्चन में देखो कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बारे में हमें क्या इन्फॉर्म करा हुआ था? 10%। और अब आपको याद है फॉर्मूला, याद है आपको प्रेजेंट वैल्यू का? 1/1 प्लस R, और R क्या है हमारा इस क्वेश्चन में? 10%। तो PV इज इक्वल टू 1/1 प्लस 10%, यानी कि 1/1 प्लस 0.1, 1/1.1। कैलकुलेटर खोलो, 1 को डिवाइड कराओ 1.1 से। मैंने आपको सिखाया था 1 को डिवाइड कराएंगे 1.1 से, तो एक बार इक्वल टू दबाओगे तो एक बार ही पीछे जाओगे, फिर 2 बार, फिर 3 बार, फिर 4 बार, फिर 5 बार। जितनी बार ऐसे आप इक्वल टू का ये वाला साइन दबाते रहोगे, उतनी बार आप पीछे जाते रहोगे। ये मेरी बात होगी थी आपसे। 1 को डिवाइड कराना है 1.1 से, 1 साल पीछे गए, लो जी 0.909। उसके बाद दोबारा पीछे गए 0.826, फिर दोबारा पीछे गए 0.751, फिर दोबारा पीछे गए 0.683, फिर उसके बाद दोबारा पीछे गए 0.621। आगे जी। अच्छा, अब ये 4000 आज 4000 है, 1 साल पहले ये 4000 4000 होगा क्या? यह वैल्यू घट जाएगी, घट जाएगी। अब 4000 को मल्टीप्लाई कराना है। 4000 मल्टीप्लाई में 0.909 मल्टीप्लाई 3636। अगला 2500 को मल्टीप्लाई कराना है 0.826 से, लो जी 2065। फिर 2500 को मल्टीप्लाई कराना है 0.751 से, 1877। नेक्स्ट 3500 को मल्टीप्लाई कराना है 0.683 से, 2390। नेक्स्ट फिर 3500 को मल्टीप्लाई कराना है 0.621 से, ये लो 2173। लो जी, मतलब मेरा जो 4000 था सबसे ऊपर, ये वाला जो 4000 है, ये 1 साल पहले कितने का होगा? 3636 का। ये 2500 2 साल पहले कितने का होगा? 2065 का। ये 3500 5 साल पहले कितने का होगा? 2173 का होगा। अब ये सारे पैसे कहां आ गए हैं? 0 ईयर में आ गए हैं।
ये सब जीरो ईयर, ये जीरो ईयर, ये जीरो ईयर, ये जीरो ईयर, ये जीरो ईयर, क्योंकि इस 3500 को मैं 5 साल पीछे लेके आ गया हूं, तो ये पैसे भी जीरो ईयर पे हो गए हैं। अब इन सबको प्लस करेंगे, 36 36 प्लस 2065 प्लस 1877 प्लस 2390 प्लस 2173, ये लो जी 12141। अच्छा, फिर इसके बाद आपको याद है ये क्यूमुलेटिव पीवी क्यों करते हैं? CF80 हमारा कितना था, दोबारा से कॉपी करो, 4000, 2500, 2500, 3500, 3500। क्यूमुलेटिव आपको पता है ना, क्यूमुलेटिव पहला कितना है, 36 36, अगला वाला 36 36 प्लस 2065 5701, फिर अगला वाला 1877 7578, फिर 7578 में अगला जोड़ो 2390 9968, फिर उसमें अगला जोड़ो 2173, ये लो जी 12141। तुम्हें पता है मैंने ये सब क्यूमुलेटिव क्यों करा है? क्योंकि डिस्काउंटेड पेबैक एक टॉपिक है। डिस्काउंटेड पेबैक के लिए हमें डिस्काउंटेड वैल्यूज चाहिए होती हैं, यानी डिस्काउंटेड वैल्यू, डिस्काउंटेड पेबैक हम इसमें ढूंढते हैं, याद करो। और सिर्फ पेबैक 4000, 4000 में अगला 2500 जोड़ो कितना आएगा, 6500 में अगला जोड़ो कितना आएगा, 9000 में अगला 3500 जोड़ो कितना आएगा, 12500, फिर उसमें ये जोड़ो कितना आएगा, 16000। और इसके क्यूमुलेटिव में हम क्या ढूंढते हैं, अपना पे बैक पीरियड। यहां पर ढूंढते हैं पे बैक पीरियड, यहां ढूंढते हैं डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। वैसे तो इस क्वेश्चन में हमसे पे बैक पीरियड पूछा ही नहीं था, बस ऐसी जानबूझ के निकालने की कोशिश है और आपको समझाने की कोशिश है, ठीक है। तो बार बार बंदा देख लेता है तो रिवाइज हो जाता है। फिलहाल इस क्वेश्चन में उन्होंने हमसे मांगा था एनपीवी। तो सर एनपीवी नेट प्रेजेंट वैल्यू, क्या फॉर्मूला है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनिशियल कैश आउटफ्लो। सर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल कैश इनफ्लो कितना आ चुका है? सर ये देखो ना 12141 में से माइनस कराओ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनिशियल कैश आउटफ्लो। इनिशियली इस प्रोजेक्ट को चलाने के लिए हमारी मशीन कितने की थी? 10,000 की। कल जो मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था उस क्वेश्चन में कितना कुछ था आपको याद होगा। पहले साल हम 12 लाख की मशीन थी, पहले साल 1 लाख का वर्किंग कैपिटल भी लगाया था, फिर पहले साल के एंड में, फिर दूसरे साल के एंड में काफी सारा कुछ लगाया था, काफी सारा आउटफ्लो था, सबको जीरो ईयर में लेके आके प्लस करके यहां लिखा था। लेकिन आज वाला क्वेश्चन अगर आप देखते हो वहां पर कुछ वर्किंग कैपिटल थी ही नहीं। हमने शुरुआत में जो 10,000 रुपए की मशीन खरीदी थी बस वही वाले पैसे लगाए थे, तो ये माइनस करके हमारा आ गया 2141, प्लस में आ रहा है एनपीवी। इसके बाद इसी क्वेश्चन में इन्होंने मांगा था प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स जिसका फॉर्मूला था प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल कैश इनफ्लो अपॉन में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनिशियल कैश आउटफ्लो। सर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल कैश इनफ्लो कितना आ चुका था? सर 12,141 और आउटफ्लो कितना था? 10,000। बस फटाफट डिवाइड कर दो। सर लो जी ये आ गया प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। ये जो कुछ भी अभी मैंने करा है ये मैंने करा है अभी आपके आगे मशीन सेकंड का। अब ऐसे ही सेम टू सेम आपको दोबारा करना है किसका? मशीन 1 का। मशीन 1 का करना है अब।